Hello guys, good morning. Wish you a very happy New Year 2022. So let's start our UPSC Mission 2022. आज हम 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पॉलिटी सेक्शन यूपीएससी के लिए। तो आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिशन यूपीएससी 2022 की तैयारी के हिसाब से हम पूरा इसको मेंटेन करके चलेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो पॉलिटी है, प्री प्लस मेंस जीएस सेकंड पेपर के लिए। और उसके बाद अभी जो हम डेमो क्लास लेंगे, एक फर्स्ट क्लास हमारी होगी जो कि फर्स्ट सेक्शन है भारतीय संविधान का विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप इसको बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो इसमें हम समझेंगे कि भारत के संविधान की शुरुआत किस तरह से होती है। और हमारा जो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हम कोशिश करेंगे कि दोनों भाषाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारा साबित हो। हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर पे आपको ये डेमो क्लास मिलेगी, तो आप देखिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही कमेंट करिए और हमें बताइए कि इसको कहाँ तक आपके लिए इतना कैपेबल है, या फिर एक अच्छा साबित हुआ, आपको कहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी समस्याएं हैं उनको हमें बताइएगा। फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यूस करेंगे और पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कुछ और भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला सेक्शन शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एक नए साल के साथ, नए दिन के साथ नई शुरुआत शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण या भारत के संविधान के बनने की एक प्रक्रिया या एक जो शुरुआत थी वो क्या रही है। तो इसकी एक शुरुआत मानी जाती है कि भारत में संविधान की शुरुआत का एक जो फेज़ है वो शुरू हो चुका 1600 BC, AD, 1600 AD, मतलब 1600 ईस्वी से, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में। और स्थापना के बाद वहाँ की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया ने एक चार्टर जो था वो तैयार किया, और उस चार्टर के द्वारा ब्रिटिशर्स को या यूरोपियन को भारत से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया। और भारत से यूरोपियन व्यापार धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। लेकिन ये कहानी है 1964 की, जब 1964 में भारत में एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों का एक साम्राज्य स्थापित करने में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा। जिसके बाद 1964 से 1965 से 1972 इस बीच भारत में अंग्रेज़ों का एक एडमिनिस्ट्रेशन या अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित हुआ। और इसके साथ ही भारत में आप देखेंगे कि 1965 में जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है, तो उस समय पे अंग्रेज गवर्नर जो था, अंग्रेज गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था? क्लाइव। तो क्लाइव ने भारतीय बादशाह, उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय से एक शाही फरमान प्राप्त करता है और उस शाही फरमान को प्राप्त करके शाही फरमान या रॉयल चार्टर वो प्राप्त करता है और उससे अंग्रेजों को या बंगाल का जो गवर्नर था क्लाइव, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन 3 क्षेत्रों की दीवानी यानी कि रेवेन्यू राइट्स, इन 3 क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त कर ली जाती है। तो बंगाल का जो गवर्नर था क्लाइव ने दीवानी प्राप्त कर ली बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की। तो वहां से एक टैक्स वसूलना या फिर कर या राजस्व वसूलना, उसकी पूरी जो जिम्मेदारी थी या उसका पूरा जो अधिकार था वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ड्यूअल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूअल सिस्टम आपको दिखाई देता है। अब इसमें ड्यूअल सिस्टम क्या था? यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था यानी कि राजस्व, तो वो चला गया अंग्रेजों के हाथ में, उस पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तथा जो प्रशासन था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे अधिकार रहा भारतीय राजाओं का। और उस समय भारतीय राजा जो बादशाह था वो मुगल थे और कुछ देसी राज्य भी थे जो स्थानीय राजा थे। ठीक है। तो यहाँ से अंग्रेजों के हाथ में थोड़ा सा भारत की पावर जो है वो रेवेन्यू के रूप में या फिर एक वहाँ से जो टैक्स कर वसूलना था उसके रूप में आ चुकी थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से देखिए, इसमें आप देखेंगे कि 1965 से और 1972 इस बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसको पता लगा कि जो अंग्रेज हैं या जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भारत में लगभग 40 लाख पाउंड का लाभ या प्रॉफिट प्राप्त कर रही थी। तो 40 लाख पाउंड के प्रॉफिट में से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से इतना व्यापार कर रही है और इतना ज़्यादा प्रॉफिट या मुनाफा कमा रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने कहीं ऐसा ना हो कि एक शक्तिशाली राज्य या एक कंपनी जो है वो शक्तिशाली हो जाए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कंपनी की अपनी सेना थी, अपनी आर्मी थी और धीरे धीरे कंपनी की पावर जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को ये डर था कहीं ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक आंदोलन शुरू ना कर दे और उससे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की, तथा उसमें जो सबसे पहला कदम उठाया गया, तो सबसे पहला कदम 1967 में
यहाँ पे जो 40 लाख पाउंड का जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा था, ये कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट। तो इस कंपनी के प्रॉफिट में से ब्रिटिश सरकार को 1967 में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड रखी कि 10% उस प्रॉफिट का जो कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार को देगी। अब जब ये ब्रिटिश सरकार जो थी वो 10% कंपनी से उसके प्रॉफिट का लेने लगी, तो आप समझिए कि सीधी सी बात है, जब कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है और उसका 10% उसी कंपनी को मतलब ब्रिटिश सरकार को देना पड़ रहा है, तो क्या वो कंपनी ब्रिटिश सरकार को अपना पूरा मुनाफा दिखाएगी? बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर वो पूरा मुनाफा अपना दिखाएगी तो जितना भी मुनाफा उसका होगा उस मुनाफे का 10% कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होता है, कंपनी में धीरे धीरे आप देखेंगे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज कर्मचारी, उन सभी ने क्या किया, एक निजी व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब एक पर्सनली तरीके से व्यापार करते थे और कंपनी की जो पूरी इनकम थी उसको ब्रिटिश सरकार को नहीं दिखाया जाता था, समझे। तो इसी के चलते क्या होता है, ब्रिटिश सरकार जो थी वो धीरे धीरे जब इस टैक्स को लेती रहती है तो कंपनी की एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सभी कर्मचारी अपने पर्सनली व्यापार कर रहे हैं, पर्सनली प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इससे होता ये है कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, वो सब मालामाल हो जाते हैं, उनके पास धन जो था वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो कंपनी थी उसकी आय जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जाती है और कंपनी एक कंडीशन पे आके दिवालिया होने की कंडीशन में आ जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलने वाला जो टैक्स था वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो जब ब्रिटिश सरकार को मिलने वाला जो कंपनी की तरफ से प्रॉफिट मिलता था वो जब कम होने लगा, तो अब ब्रिटिश सरकार वहाँ पे किस तरह से कंपनी पे अपना कंट्रोल करती है, तो उसी की दिशा में या उसी डायरेक्शन में उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट से कुछ एक्ट्स या फिर कुछ कानून बना के भारत में ब्रिटिश कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू करने शुरू कर दिए थे, जिनमें से शुरुआत होती है, जिसमें पहला कदम था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ से हमारे भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक शुरुआत होती है और आज जो हमारा संविधान है उस संविधान में जितने भी जो संविधान में भारत में ब्रिटिश कंपनी या सरकार के द्वारा जो भेजे गए एक्ट थे या अधिनियम थे, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने एज इट इज़ आज हमारे संविधान में देखने को मिलता है। या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ना चाहते हुए अनजाने में भारत में एक सरकार या फिर एक संविधान का कहीं ना कहीं धीरे धीरे निर्माण करना शुरू कर दिया था, जो बाद में भारतीयों के हाथ में आया और भारतीयों ने उसको सुधार करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं भारत में जो संविधान की एक शुरुआत है, उस शुरुआत का जो दौर है वो शुरू होता है 1973 रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार का जो आधिपत्य है या ब्रिटिश सरकार का जो एक रूल है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना या संचालित करना। तो रेगुलेट किसका रेगुलेशन करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रेगुलेशन करने के लिए यहाँ पे एक नई शुरुआत की गई। तो इसमें आप देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप इन इंडिया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में या भारत के एक राजनीतिक व्यवस्था में जो पहला कदम उठाया था उसके रूप में रेगुलेटिंग एक्ट को देखा गया है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में क्या क्या सुविधाएं दी या किस तरह से बदलाव किए, तो इसमें हम देखेंगे 1773 से पहले भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, जितने भी जो ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करते थे, ब्रिटिश एरिया थे, वहाँ का एक गवर्नर हुआ करता था। हर जगह पे एक गवर्नर की पोस्ट होती थी, सभी जगह पे अलग अलग गवर्नर होते थे। जैसे कि बंगाल का गवर्नर अलग होता था, बिहार का गवर्नर अलग होता था, उड़ीसा का गवर्नर अलग था, मद्रास। तो जितनी भी ये प्रोविंसेस थी उन सभी पे अलग अलग गवर्नर थे। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इनको जो गवर्नर था, ये गवर्नर की जगह पे उस समय अगर बात करें तो बंगाल का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस गवर्नर के पद को, गवर्नर की पोस्ट को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वहां पे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, ठीक है। अब इनके साथ इनकी एक कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई और उस काउंसिल में 4 मेंबर्स थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इनको नॉमिनेट किया जाता था। तो एक तरह से इसके लिए एक परिषद या एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया और बिहार, उड़ीसा, मद्रास जो अन्य जो प्रोविंसेस थी, अन्य जो प्रेसिडेंसियां थी, उनके भी कुछ कार्यों में बंगाल के गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब उनके कुछ कार्यों पे जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई बंगाल के, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, ब्रिटिश एरिया जितने भी थे, उन सभी में जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होती थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी, जो कि बंगाल में था, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपना जो एक रिपोर्ट पेश करनी थी या जितनी भी सूचनाएं देनी होती थी, जो भी डाटा था, सारा रिकॉर्ड कलेक्ट करके वो पहुंचाना होता था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
तो एक तरह से यहाँ पे जो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, निजी कंपनी थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या सरकारी कंपनी में बदलती जा रही थी। ठीक है, जिसके चलते अब इन कदम को उठाने के बाद धीरे धीरे कंपनी में जो है थोड़ा भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक कंपनी जब सरकारी हो जाती है तो सरकार के अंडर में आ जाती है, तो वहाँ पे कंपनी की जो इनकम थी वो धीरे धीरे सब गवर्नमेंट की होने लगती है। तो लोग जो थे वो अपने प्राइवेट तरीके से, निजी तरीके से धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनको देखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बदलाव इस अधिनियम के थ्रू कर दिए गए। अब और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे एक, इसको नोट करते रहिए साथ साथ। और इसमें क्या क्या काम किए गए, यहाँ पे एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक स्थापना की गई, एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या था, इसको कहा गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर संचालक मंडल, संचालक मंडल। तो इसके भी जो सदस्य होते थे, इसके मेंबर्स, उनको अपॉइंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही ये मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे, और इनको जो मामले होते थे वो मामले दो भागों में डिवाइड कर दिए गए थे। जो दो मामले थे वो कौन कौन से थे, एक थे जो रेवेन्यू से रिलेटेड थे, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम था वो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दोहरा प्रशासनिक प्रणाली या दोहरी प्रशासनिक प्रणाली। इस दोहरी प्रशासनिक प्रणाली में जो अभी तक जितने भी कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक तो था राजनीतिक या प्रशासनिक, यानी कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स। जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे वो जो थे वो दे दिए गए किसको, वो दे दिए गए जो यहाँ जो लोकल जो प्रोविंसेस थी या जो राजा थे, लोकल किंग्स, ये जिम्मेदारी उनकी होती थी। और जो दोहरा एक जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि राजस्व वसूलना, उसका अधिकार पूरा दे दिया गया। यहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो जो गवर्नर होते थे, गवर्नर या प्रोविंसेस, उनको दिया गया। और जो राजस्व वसूलने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल या फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको सौंप दिया गया। तो जितना भी जो टैक्स वसूलना ये सब चीज़ें होती थी तो वो सारा किसके अंडर में होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव था, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू नॉमिनेट करके भेजा जाता था। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आ गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या ऐसे काम किए गए थे इसमें। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसमें और क्या काम किए गए। 1774 में अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया, और इसमें ये जो कोर्ट था इसमें भारतीय यानी कि इंडियंस तथा अंग्रेज या यूरोपियन दोनों जो थे वो अपील कर सकते थे, तो दोनों के लिए ये कोर्ट बनाया गया था। और इस कोर्ट में शुरुआत में स्टार्टिंग में इसके एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस और एक चीफ जज। तो फर्स्ट चीफ जज बोला जाए अगर कि प्रथम जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो प्रथम न्यायाधीश हुए कलकत्ता में, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो बने सर एलिजा इम्पे, और इनके साथ 3 अदर जजेस हुआ करते थे, 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ रखे गए। और अब जो एक कानून बनाने की जो शक्ति थी, भारत में जो कानून बनाए जाते थे उनकी जो शक्ति थी, रूल्स बनाने की जो पावर दी गई, वो थी गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल उसको बनाता था, लेकिन गवर्नर जनरल बनाता था, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको एक तरह से वो पास कराना पड़ता था, किसके थ्रू, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से उसको पास कराना भी जरूरी होता था, तब वो कानून बनता था। और उस कानून के बेस पे जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो अपील करता था या अपील सुनता था, उसमें सुनवाई होती थी। ठीक है, तो उसमें अंग्रेज या फिर सब लोग, भारतीय भी उसमें अपील कर सकते थे। और ये चीजें हो गई। और क्या किया गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यहाँ पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी एक तरह से बोल सकते हैं जो रिश्वत लेना, यानी कि ब्राइब, रिश्वत और गिफ्ट लेना यानी कि उपहार, तो ऐसी चीजों को बंद कर दिया गया कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी या कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी या वर्कर किसी भी भारतीय से या किसी से भी ना तो कोई गिफ्ट लेगा और ना ही रिश्वत लेगा। क्योंकि ऐसा होता था कि जैसे अगर गिफ्ट और रिश्वत ये सब चीज़ें लेते थे तो वो एक तरह से उनकी जो इनकम होती थी वो टैक्स के रूप में नहीं मिलती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका बहुत बड़ा नुकसान होता था, जो कि प्राइवेट तरीके से, मतलब जो निजी रूप में पर्सनली जाके जो वर्कर काम कर रहे थे वो किसी गिफ्ट के रूप में या फिर एक रिश्वत के रूप में, जो जमींदार लोग हुआ करते थे भारत के जमींदार या किसान, तो उनसे इकट्ठा ले लिया करते थे, जो गवर्नमेंट को नहीं दिखाया जाता था। तो वो गवर्नमेंट के सामने नहीं होता था, तो एक तरह से गवर्नमेंट को उस पर टैक्स या जो 10% का जो टैक्स लागू कर रखा था वो उसको नहीं मिलता था।
ठीक है। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीजें कंपनी में बैन करा दी थी। ठीक है, चलिए, तो ये इतना सब कुछ जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। और यहाँ से इससे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है, तो इससे प्री के लिए काफ़ी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए, ये जो पूरा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये एक हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। अब वो कौन सा हाइपोथेसिस है या किस प्रावधान, एक प्रोविजन से रिलेटेड है, इसका मेन मकसद या इसका जो प्रोविजन है या प्रावधान है वो क्या है। तो इसका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है बैलेंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूरा बैलेंस एंड एक्सपेरिमेंट पे प्रोविजन पे एक डिपेंड है, यानी कि संतुलन तथा परीक्षण। तो संतुलन और परीक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब बैलेंस और एक्सपेरिमेंट, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बैलेंस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक टेस्ट की तरह पे वहाँ पे उसने किया, जो कि काफ़ी सक्सेस रहा। और इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशन बना बना के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पे धीरे धीरे थोपने शुरू कर दिए, जिसके चलते आगे बढ़ के जो अंग्रेज थे वो अपने लाभ के लिए या अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्राइवेट तरीके से काम करने लगे और भारतीयों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, इंटरफेयर करने लगे और उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलना, और उनकी जो एक पॉलिसी थी वो पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वो भारतीयों से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहते थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश सरकार को भी ज़्यादा पे करना पड़ता था। ठीक है, तो इसी की दिशा में आगे जो कदम बढ़ाए गए वो कहीं ना कहीं हमारे देश में काफ़ी हानिकारक साबित हुए, और जिसका खामियाजा अंग्रेजों को भी भुगतना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चल के धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और पूरा जो शासन था वो भारत में ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो पूरी तरह से चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो अभी हम इसी फेज़ में या इसी एक सीरीज़ में हम देखते चलेंगे कैसे कैसे ये चीज़ें बदली हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट हुआ, इसको करिए। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आपको समझ में आया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इस तरह के कानून या एक्ट जो भारत में भेजे गए उनका एक मेन रीज़न क्या था, मेन पर्पज़ क्या था। और आप देखेंगे कि एक के बाद एक नए नए कानून आ रहे हैं, एक के बाद एक नए नए एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है। तो एक पीछे वाले एक्ट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं, तो या फिर कुछ और ज़्यादा भारत में इंटरफेयर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी सारे एक्ट्स भेजने शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो पास होते हैं कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे भारत में अपने कुछ एक्ट्स जो थे वो लागू करने शुरू कर दिए, जिसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको आप देख चुके हैं।
1773। ठीक है, उसके बाद आप इसी सीरीज में देखेंगे एक एक करके, जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अभी हम सभी को एक एक करके देखेंगे। पहले हम एक सीरीज देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट रहे हैं। थर्ड इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद फोर्थ चार्टर एक्ट 1786। फिफ्थ चार्टर एक्ट 1793। और सिक्स जो है वो चार्टर एक्ट 1813। सेवेंथ चार्टर एक्ट 1833। एट्थ चार्टर एक्ट 1858। तो यहां तक जितने भी जो एक्ट थे वो सारे चार्टर एक्ट 1853। तो 1773 से और 1853 तक ये जितने भी एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजे हैं, इनका जो एक टाइम था, ये ड्यूरेशन था, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फेज रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आप पढ़ चुके हैं, आगे हम देखेंगे इनको धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन 1773 से 1853 के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसको इन एक्ट्स के माध्यम से, इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कंपनी को खत्म कर दिया। और 1853 के बाद जो 1857 में भारत में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर जो शासन था, जो रूल था, रूल ऑफ इंडिया, वो चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज। तो इसको ताज का शासन भी कहा जाता है, ताज का शासन। इसके बाद जितने भी कानून आए हैं उनको एक तरह से भारत में सुधार के कानून भी बोला जाता है, कि भारत में अंग्रेजों ने कुछ जो सुधार किए, कुछ व्यवस्थाएं जो बदली हैं, वो इसी के बाद बदली हैं। तो बीच में कंपनी जो थी वो पूरी तरह खत्म हो जाती है और यहाँ से एक नया रूल शुरू होता है। भारत का जो शासन था, रूल था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हो जाता है। तो ये रूल जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा और ये रूल रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो एक्ट आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके समय पे जो एक्ट्स आए हैं, अब उनमें पहला था 1858 इंडियन एक्ट। उसके बाद इंडियन एक्ट 1861। इसके बाद इंडियन एक्ट 1890। तो 1861 और 1861 के बाद जो आया 1892 और फोर्थ। इसके बाद इंडियन एक्ट 1909। नंबर 5 इंडियन एक्ट
1919 और ऐसे ही इसी के बाद तो 1919 तक यहाँ पे एक्ट आए हैं और धीरे धीरे फिर भारत की स्वतंत्रता का एक जो आंदोलन शुरू हो चुके हैं, उन आंदोलन के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक यहाँ पे स्वराज की डिमांड हो चुकी है और स्वराज की डिमांड के बाद भारत को आज़ाद करने के लिए और भारत में धीरे धीरे संविधान के निर्माण के लिए कुछ कानून आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें पहला जो एक इम्पोर्टेंट फेज रहा वो था एक साइमन कमीशन, उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो अभी हम इस सीरीज को पूरा धीरे धीरे यहाँ तक हम लेके आएंगे और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण होता है, जिसके बाद भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा बनाया जाता है और 1950 में उसको अप्लाई किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट को देख चुके हैं, तो इसके बाद हम एक एक करके इनको उठाते हैं और इनको देखते हैं। तो इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो ये सब आपको पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास में हम जितना पॉसिबल है वहाँ तक करेंगे, क्योंकि आज एक शुरुआत है डेमो क्लास के रूप में। अभी हम देखेंगे 1781 के एक्ट को, 1784 और 1786, 1793, तो यहाँ तक अभी हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद फिर ये एक्ट्स हम देखेंगे, तो धीरे धीरे हम कवर करते हुए चलेंगे। आज शुरुआती क्लास है, फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, तो आप जैसे हमें कोऑपरेट करेंगे या एक साहस बढ़ाएंगे, आपको जैसे पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरी तरह से कंप्लीट करें हर लेक्चर में। ठीक है, तो अब हमारा एक शुरुआत, एक मिशन यूपीएससी 2022 शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये क्या था? देखिए इसमें क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमियां इसके अंदर रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इसको भेजा गया था। इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, इतना महत्व नहीं था, क्योंकि इसके अंदर इतने बदलाव नहीं किए गए थे। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें की गई, जैसे कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करना, तो इसका मेन मोटिव जो था वो उनको दूर करना था। अब इसमें क्या कहा गया था, जैसे कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, उसके राइट्स या फिर उसकी जो क्षमताएं हैं, उसका जो एरिया था कि उसको डिसाइड किया गया कि किस लिमिट तक, या उसकी लिमिटेशन आप बोल सकते हैं, राइट्स और लिमिट्स ये डिसाइड की गई। सुप्रीम कोर्ट की कुछ लिमिट्स और कुछ राइट्स उसके डिसाइड कर दी गई, उसको डिफाइन कर दिया गया कि उसकी परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, या फिर कहाँ तक वो जाके अपने न्याय को या फिर उनके लिए अपील या सुनवाई कर सकती है। ठीक है, और क्या किया गया इसमें,
हाँ, इसमें एक ये किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को लिमिट इसलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लिमिटेड करने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पे इसमें भारतीय भी और ब्रिटिशर्स भी दोनों ही अपील कर सकते थे। तो इसके चलते ब्रिटिशर्स को भारतीयों से टैक्स वसूलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि भारतीय जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे अपील करने के लिए। तो यहाँ पे इस पे थोड़ी सी रोक लगाई गई, मतलब जो राजस्व वसूलने की जो पावर थी, राजस्व वसूलने पर रोक नहीं लगेगी। मतलब जो टैक्स वसूला जाता था, राजस्व वगैरह जो वसूला जा रहा है, उस पर किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि इसमें वसूलने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से डिसाइड, ये लिमिटेशन कर दिया गया उस पर कि जो ब्रिटिशर्स जो या कंपनी जो टैक्स वसूलती है, राजस्व वसूलती है, रेवेन्यू जो ले रही है, उसमें किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये कर दी गई क्योंकि ये चीज पिछले एक्ट में नहीं हो पाई थी, जिसके चलते वो एक उसकी कमी रह गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में इंडियंस भी और दोनों के बीच में काफी विवाद होने शुरू हो गए थे। तो दूसरा काम क्या किया गया था? दूसरा काम ये किया गया कि कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी भारतीयों के सामाजिक या धार्मिक या सांस्कृतिक कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझे? तो इट मीन्स यहाँ पे इतना समझ में आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों की भावनाओं को, भारतीयों की सोसाइटी को, कल्चर को, रिलीजन को एक इस तरह से एक सपोर्ट किया है कि उसमें किसी तरह से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो कंपनी ने किसी भी तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को ये ऑर्डर दिए, कंपनी के लिए इस कानून के थ्रू ये लिख के भेजा गया कि कंपनी जो है भारतीयों के सामाजिक, यानी कि जो उनकी सोसाइटी है, सोशल वर्क है, या उनका जो समाज है, उनके जो धर्म है, उनकी जो संस्कृति या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं, उनमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ कर से, टैक्स से, या जो प्रॉफिट हो रहा था, व्यापार था, सिर्फ उसी से मतलब था और उसको आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये काम किए गए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। और देखिए, अब इस चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जब बुक पढ़ेंगे या कोई भी किसी तरह का पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी सेक्शन पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी, क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद थर्ड है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसको ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री पिट्स, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में। इनका पूरा नाम था पिट्स द आयर। पिट्स द आयर। तो पिट्स द आयर इनका नाम था। इन्होंने इस बिल को रिप्रेजेंट किया था, तो इसीलिए इनके नाम पे ही इसको रख दिया गया
in British Parliament, represent that bill in British Parliament। तो इस बिल को 1784 में जो ये बिल था, इसको ब्रिटेन के पीएम पिट्स द आयर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया और उसको पार्लियामेंट से पास किया गया और पार्लियामेंट से पास करने के बाद उसको इंडिया भेजा गया कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर ब्रिटिश के अंडर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के अंडर में भारत के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी एरियाज थे, उनको कहा गया ब्रिटिश इंडियन एरियाज, ब्रिटिश इंडिया। तो उन या फिर ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र। तो देखिए, समझिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो भारत पे अधिकार करते जा रहे हैं। अभी तक भारत में कंपनी का रूल था, तो भारत में अभी उन क्षेत्रों को भारत के ही क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे उन एरियाज को कहना शुरू कर दिया है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन या फिर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो मतलब जो क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अंडर में थे उनको ब्रिटिश इंडिया का उन्होंने नाम दे दिया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये भारत में उनका एक एस्टेब्लिश करने का या स्टेबल होने का एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट मोटो दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको ये कहा गया और इसके थ्रू भारत में एक व्यवस्था कर दी गई, बना दिया गया यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया और जो भारत के या जो ब्रिटिश इंडिया के जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल, ये जितना भी काम था वो सब सौंप दिया गया इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको जो काम दिए गए, उसको काम दिए कौन से, रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू यानी कि राजस्व। तो राजस्व के जो मामले थे या राजस्व के जो मैटर थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल मैटर्स हुआ करते थे उनके जो पावर थी वो दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और इनके ऊपर जो सबसे ऊपर जो पावर थी वो होती थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो इसमें भी बदलाव, इसमें भी किसी भी तरह के जो बदलाव होते हैं वो गवर्नर जनरल करेगा या गवर्नर जनरल जो था वो किया करता था, उसको उसमें पावर दोनों में होती थी। ठीक है, चलिए, तो इसके थ्रू ये चीजें कर दी गई और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे उस समय पे और इनको भी जो अपॉइंट करता था वो कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही इनको अपॉइंट करके भेजा जाता था। ये एक तरह से नज़र रखते थे गवर्नर जनरल पे भी और ब्रिटिश कंपनी जो थी, कंपनी पे भी, उसकी हरकतों पे, सारी चीज़ों में नज़र रखना और सारा जो तैयार करके एक रिपोर्ट या उनका जो डाटा था वो सब कहाँ भेजते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो एक तरह से कंपनी पे कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक दिन ऐसा होगा जब कंपनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसमें। अब और इसमें क्या किया जाता है,
चलिए ये हो गया। तो 1773 से 1784 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 के एक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट हुई है कि जो चीफ होता था, चीफ ऑफ आर्मी, यानी कि सेना का जो मुख्य सेनापति है, सेना की जो पावर होती थी, वो भी किसके अंडर में कर दी गई? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के हाथ में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति या चीफ ऑफ आर्मी बना दिया गया, गवर्नर जनरल को, क्योंकि अभी तक जो सेनापति होता था वो अलग होता था। अब यहाँ पे इसको सेनापति के रूप में बना दिया गया। ठीक है, और इसकी पावर्स थोड़ी और बढ़ा दी गई। तो इसकी पावर जो बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी काउंसिल होती थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसके ऊपर भी जो पावर थी वो इसकी पावर ज्यादा कर दी गई, मतलब इसको बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से इनके द्वारा कुछ भी अगर एक्टिविटी या कोई कानून या कुछ बनाया जाता था तो गवर्नर जनरल को ये पावर थी कि वो उसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकता था, रद्द कर सकता था। तो अपने हिसाब से वो सारी चीजें चला सकता था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है, या इतनी ही चीजें हुई हैं, इतना ज़्यादा इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1793। तो एक्ट ऑफ 1793 में सिर्फ इतना किया गया था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड का जो टाइम था, ट्रेड ड्यूरेशन, उसको इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की जो एक परमिशन दी गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा, उस परमिशन को यहाँ तक आते आते 1793 में और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा ये। और एक चीज़ यहाँ से और की गई, ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसके जो मेंबर्स थे, उसके मेंबर्स की जो सैलरी होती थी वो सैलरी इंडियन ट्रेजरी से दी जाने लगी, इंडियन फंड या ट्रेजरी। तो भारतीय कोष, मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो नियंत्रक बोर्ड था, उस बोर्ड के जो मेंबर थे, जो पार्लियामेंट के लिए काम करते थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, उनकी जो सैलरी दी जा रही थी उनको भारत के कोष से या भारत के धन से दिया जाने लगा था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भारतीयों के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन था, कि भारतीयों का शोषण किया जा रहा था कि भारत के फंड से उनकी सैलरी, जबकि वो काम किसके लिए कर रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें इतना काम किया गया था, ये हो जाता है। अब इसके बाद अभी हम सिर्फ एक एक्ट को और देखेंगे, ठीक है, 1813, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें समझने की हैं और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, काफ़ी बार प्री में और मेंस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम इनको धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे।
एक्ट ऑफ 1813। तो ये 1813 का जो एक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, 1813 तक आते आते भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, उधर ब्रिटेन के अंदर क्या होने लगा, ब्रिटेन में इसके खिलाफ, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश कंपनी को एक मोनोपोली दी गई थी कि भारत से व्यापार करना या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से व्यापार करने का एक मोनोपोली राइट था या फिर एकाधिकार दिया गया था अंग्रेजों को, ठीक है। तो उसके विरोध में यूरोप में जो अलग अलग पावर्स थी, अलग अलग जो क्षमताएं थी, तो वो सब सिर उठाने लगी और वहां पे एक आंदोलन शुरू कर दिया कि इनका, अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है वो भारत से या पूर्वी देशों से खत्म कर दिया जाए और उसका एकाधिकार खत्म करके दूसरे लोगों को भी, दूसरे अंग्रेजों को भी वहां पे व्यापार करने का परमिशन मिलना चाहिए। तो उस विरोध के चलते हुए ये एक्ट ऑफ 1813 बनाया गया और इसको भेजा गया। और तो इसके थ्रू क्या किया गया था, इसके थ्रू जो भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इंडिया से इनका जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। लेकिन बस एक चीज यहां पे रखी कि चीन के साथ तथा चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो मतलब चीन के साथ जो व्यापार पे एकाधिकार था उसको ऐसे ही बना रहने दिया, उसको खत्म नहीं किया गया। और चाय के साथ जो व्यापार, मतलब जो चाय का व्यापार होता था उस पे भी अंग्रेजों को ही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली मिली रही। वो हमेशा एकाधिकार में ही उसको करती रही कि चीन के से व्यापार वही करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, या फिर चाय का व्यापार वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, कोई और नहीं कर सकता था, ठीक है। बाकी सारे अधिकार जो हैं वो सभी के लिए खोल दिए गए और अंग्रेजों का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों की जगह पे आप ये लिखें तो ज्यादा बेटर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इस फेज में या इस एक्ट के थ्रू और क्या क्या किया गया था, इसमें क्या था, इसमें भारत में जो अंग्रेजों का संवैधानिक विस्तार स्पष्ट होता है। यानी कि अंग्रेजों का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक तरह से पॉलिटिकल जो इंटरफेयर था वो यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है कि वो किसको अधिकार दे रहे हैं, किससे अधिकार छीन रहे हैं और किस तरह से वो भारत को एक अपना ही राज्य समझ के, अपना ही क्षेत्र समझ के, एक मतलब किसी को भी वहां पे आने का अधिकार दे रहे हैं, किसी से भी अधिकार छीना जा रहा है। तो एक तरह से वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेयर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था वो यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने, ब्रिटिश ने पहली बार इंडिया में जो ईसाई या क्रिश्चियन जो थे, ईसाई मिशनरीज, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग होते थे, ईसाई मिशनरीज को अपने धर्म को प्रचार करने का या फैलाने का अधिकार दे दिया गया।
अभी भी, इससे पहले भी वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अभी तक क्या था, अभी वो इनडायरेक्टली करते थे या चोरी छुपे किया करते थे। लेकिन यहाँ पे इनको परमिशन मिल गई, क्रिश्चियंस को या ईसाई मिशनरीज को अपने धर्म का प्रचार भारत में करने की। ठीक है, तो उसी के द्वारा, उसी के अंडर वहाँ पे एक चर्च वगैरह का निर्माण वहाँ पे होने लगा, और धीरे धीरे ईसाइयों ने अपना धर्म वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया और भारतीयों के धर्म में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ की गई। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट और थी, और वो क्या था, जब ये लोग भारत में धीरे धीरे अपने राज्य को स्थापित करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो भारतीयों से व्यापार करने के लिए या भारतीयों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इनको ज़रूरत थी कि भारतीयों को, अब देखो खुद ये हिंदी भाषा या भारतीयों की भाषा को नहीं सीखना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीयों के लिए शिक्षा पे कुछ खर्च करने की कोशिश की कि भारतीयों को कुछ शिक्षा एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो शिक्षा एजुकेशन जो है वो इंग्लिश माध्यम में होनी चाहिए, जिससे कि भारतीयों के साथ उनका कुछ जो कम्युनिकेशन है वो बन जाए। और उनके लिए जो ज़रूरत होती थी कुछ लोगों की, उनके वर्क करने की, उनकी कंपनी में, जो भारतीयों के साथ कम्युनिकेशन करके उनके साथ एक कोरिलेट कर सकें, तो उसके लिए भारतीयों की शिक्षा पे इन्होंने पहली बार यहाँ पे फोकस किया है। तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष, मतलब ईयरली 1 लाख रुपए कंपनी की आय से खर्च करने का प्रोविजन रखा, खर्च करने का प्रावधान रखा। समझे? तो ये भी 1813 के एक्ट में ही हुआ कि भारतीयों की शिक्षा पे पहली बार 1 लाख रुपए कंपनी की आय से, वो भी ईयरली, खर्च करने का यहाँ पे प्रोविजन रखा गया था। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, जो भारतीय सुधारक थे, उनका मानना था कि वो लोग पाश्चात्य शिक्षा को, यानी कि जो भारत की जो शिक्षा थी उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा है भारत की ही भाषा में दी जाए, हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं में देना जरूरी समझते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो पाश्चात्य भाषा, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर थी या फिर उनकी जो अंग्रेजी भाषा थी उसके हिसाब से एजुकेशन कराना चाहते थे, जिसको लेके काफ़ी विवाद रहा। और इस विवाद के चलते जो ये 1 लाख रुपए का सैंक्शन होना था वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, और ये चीज़ें इसमें जो एक्ट ऑफ 1813 था उसमें इतने सुधार या इतनी चीज़ें भारत में की गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे हम रोकते हैं। इसके बाद 1833 के एक्ट से आगे कल बढ़ते हैं। तो संविधान में एक जो बनने का या निर्माण की जो प्रक्रिया है, या एक जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, उसकी दिशा में आज हमने एक पहला कदम उठाया है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपको अच्छी चीज़ें समझ में भी आएंगी सारी चीज़ें। और कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, या कुछ आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो बताइए, उसको फॉलो करेंगे। चलिए, तो आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंजॉय करें।